क्रिप्टो मार्केट की हालत ख़राब है बॉस। कितने वक्त से बिटकॉइन 75 से 80 हज़ार के बीच में ही है। क्रिप्टो वालों को एक उम्मीद थी कि बिटकॉइन का जो बुल रन है वो कंटिन्यू करेगा, आगे जाएगा एंड 150 यूएसडी के पार बिटकॉइन चला जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ट्रम्प से क्रिप्टो को बूस्ट मिलेगा ये भी लग रहा था, बट हुआ उल्टा। स्टॉक मार्केट आप देख लो, गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो, सब रैली कर गए, बट क्रिप्टो मार्केट डाउन है, हालत ख़राब है। एंड लोगों के पोर्टफोलियो फिर से 30-30 40-40% डाउन आ गए। आइडिया नहीं है कि भाई, उनको आइडिया नहीं है लोगों के वो क्या करें, बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड और सिल्वर के बाद अब बिटकॉइन की बारी भी आएगी एंड यहाँ पर भी फिर से एक रैली हम देख सकते हैं। इस वीडियो में आज इसी पर इन डिटेल बात करेंगे, समझेंगे कि 2026 में क्रिप्टो मार्केट कैसे रहने वाली है, आगे क्रिप्टो का फ्यूचर इस साल क्या रहेगा, ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं, यूएस में क्रिप्टो पर क्या चल रहा है इस वक्त जो आपको इम्पैक्ट करता है, सब ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, तो बिटकॉइन की बारी कब आएगी। ऑल्सो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस क्यों लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों शूट कर रहे हैं, ये भी इन डिटेल में समझेंगे बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा से। काशिफ भाई अपने चैनल बिटनिंग पे ना क्रिप्टो से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, आसान भाषा में क्रिप्टो को समझाते हैं। हमारे रेगुलर गेस्ट भी हैं। वेलकम टू स्विच काशिफ भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए क्या हाल चाल है सब। काशिफ भाई, क्रिप्टो मार्केट में मतलब ये क्या चल रहा है यार? इतने दिनों से सब कह रहे थे कि इस बार बुल रन का जो फेज है वो और लंबा हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, बिटकॉइन और आगे जाएगा, बट यहाँ तो यार स्टॉक मार्केट, गोल्ड देख लो आप, सिल्वर देख लो, सब कुछ ऑल टाइम हाई पे आ गया है, बट क्रिप्टो ने तो यार सबको, मतलब अपने इन्वेस्टर्स को धोखा दे दिया है। सो बेसिकली क्या है कि व्हेन यू से कि बिटकॉइन और क्रिप्टो ने धोखा दे दिया, तो द राइट वे टू लुक एट दिस सिनेरियो इज कि धोखा नहीं दिया, जस्ट दैट उनका नंबर नहीं आया। ठीक है। सो हाँ, तो जनरली होता क्या है कि जब भी दुनिया के अंदर आप देख रहे होगे कि इस वक्त हर बंदा जियो पॉलिटिक्स को लेके अवेयर हो गया है, बात कर रहा है। एंड दुनिया भर में मोस्ट ऑफ द पीपल आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड ऑल्सो कि यार ये चल क्या रहा है दुनिया में। बट उनको एक चीज़ फिगर आउट हो रही है कि जो भी सिनेरियो है, दिस इज नॉट अ हैप्पी सिनेरियो दैट इज हैपनिंग। ठीक है। यार वो उससे भिड़ रहा है, वो कल मतलब जनवरी जब से शुरू हुआ है, आप देखो कितने सारे एपिसोड्स हो गए हैं। वेनेजुएला पे अटैक हो गया, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा के ले गया वो। उसके बाद ग्रीनलैंड के ऊपर यूरोपियन यूनियन से तनातनी हो गई। उसके ऊपर कनाडा को लेके उसकी तनातनी है। इधर से अब दिख रहा है कि यार चाइना और अमेरिका की नहीं होने वाली। इधर से चाइना रशिया, अमेरिका और रशिया का जो एंगल है, फिर अमेरिका इंडिया का एंगल है, फिर बोर्ड ऑफ पीस आ गया, फिर नॉर्वे के साथ उसने बोला कि नोबेल प्राइज, मतलब कितना कुछ हो रहा है। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज पीपल कैन easily रिलेट टू दिस थिंग के नॉट एवरीथिंग इज फाइन। जो यूएस क्या कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, ट्रम्प अपनी डॉलर को बचाने के लिए, सो बेसिकली पूरी जो गेम इस टाइम दुनिया में चल रही है, वो गेम चल रही है कि यूएस डॉलर की डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए ये गेम चल रही है। ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे चल रही है। बट पॉइंट ये है कि जब वो यूएस डॉलर को बचाने के लिए एफर्ट चल रहा है, ठीक है, और यूएस डॉलर को हुआ क्या है वो भी मैं बताऊंगा। बट फिलहाल इतना समझ में आ गया कि यूएस डॉलर को बचाने के लिए एक एफर्ट चल रहा है, और उसको ये दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर डॉलर को बचाना है तो भाड़ में गई दुनिया। अमेरिका और अमेरिका के सिटीजन्स की हमें चिंता करनी है, बस पूरी दुनिया गई भाड़ में, और हमें उनको प्रिजर्व करना है अमेरिका को, और उसके लिए वो जो मर्जी एफर्ट करना चाहे। अब जो बाकी पूरी दुनिया है, वो तो अमेरिका की सिटीजन नहीं है, वो तो अमेरिका की रेजिडेंट भी नहीं है, वो तो अपने जगह जहाँ पे भी है वो कमा रहा है। लेकिन उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार किसी भी टाइम कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और उस कन्फ्लिक्ट के अंदर मेरी जो सेविंग्स हैं वो डिप्लीट हो सकती हैं, जो बाकी चीज़ों एसेट्स के अंदर है, बाकी चीज़ों में है। तो वो लोगों को इतना समझ में आता है कि यार कन्फ्लिक्ट, वॉर, अनसर्टेनिटी, डाउट, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर वो सेफ होना चाहता है। जब आंधी चलती है तो हमारा नेचुरल रिएक्शन ये होता है कि हम बैठ जाते हैं, हम कोई कोना पकड़ते हैं, हम अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ रख लेते हैं। ये हमारा एक नेचुरल फिनोमिना होता है किसी भी इंसान का। तो फाइनेंशियल आंधी चल रही है, जियोपॉलिटिकल आंधी चल रही है, उस आंधी के अंदर ये एक नेचुरल रिएक्शन है कि दुनिया गोल्ड और सिल्वर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सो सिल्वर और गोल्ड समझ भी जल्दी आते हैं यार। सिंपल सी बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो घर में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे उस वो बचपन में ही उसका इंटरफेस गोल्ड और सिल्वर से हो जाता है। और वो पूछता है, मम्मी ये क्या है, इसको पहना क्यों है आपने,
तो मम्मी उसको बचपन में जब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही होती तो वो बता देती कि ये गोल्ड है, ये स्पेशल है, इसलिए पहनते हैं, इसका ये अहमियत है। उसको बचपन से पता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, कि गोल्ड क्या है और सिल्वर क्या है, और उसकी अहमियत समझ में आ जाती है, और वो आज उसी का कुमुलेशन चल रहा है। और इंडिया में तो खास तौर पे इसकी इसके कुमुलेशन पहले से ही सदियों से चलता आ रहा है, और अब और भी हो रहा है इंडियन हाउस होल्ड्स के द्वारा। तो ये जो दुनिया में जो कंजम्पशन बढ़ रही है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है कि जो इस टाइम हो रहा है, ना सिर्फ हाउस होल्ड लेवल पे बट सेंट्रल बैंक्स भी इस आंधी के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और उस प्रोटेक्शन के अंदर वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं। और गोल्ड और सिल्वर इसलिए पहले रैली कर रहा है। अब आते हैं क्रिप्टो पे। क्रिप्टो को अभी, बिटकॉइन को जन्म लिए हुए कितने साल हुए हैं? 15-16 साल पहले पुरानी एक टेक है। नो डाउट उसका जो इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस इस्टेब्लिश हो रही है, कई इंस्टीट्यूशंस को दुनिया में 400-500 मिलियन लोगों को समझ में आ रहा है। बट कहाँ 400-500 मिलियन लोग और कहाँ 8 बिलियन लोगों को गोल्ड समझ में आता है? तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसको अभी लोग समझ रहे हैं। और अभी लोग, बिटकॉइन का तो चलो क्लैरिटी हो गई कि एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ये आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन बाकी क्रिप्टो तो अभी उनका तो ये लोगों को समझ में नहीं आता, कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार ये सिर्फ एक मीम कॉइन और एक ऑल्ट कॉइन में और एक सिक्योरिटी टोकन में, एनएफटी में डिफरेंस क्या है, डीफाई में क्या डिफरेंस है, लोगों को भी नहीं पता। लेकिन एटलीस्ट चलो बिटकॉइन इस्टेब्लिश हो गया है कि बिटकॉइन भी एक डिजिटल स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह है, लेकिन फिर भी कितने लोग, 400-500 मिलियन लोग ही तो जानते हैं ना। तो धीरे धीरे जब मेटल्स अपना ऑल टाइम हाई बना लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मेटल्स के अंदर रैली है, अभी भी ऐसा लगता है कि लोग रुक नहीं रहे, सेंट्रल बैंक से रुक नहीं रहे। जब ये अपना एक सैचुरेशन आती है हर एक उसमें, ये तो है नहीं कि रैली फॉर एवर चलती रहेगी। जब वो अपना ऑल टाइम हाई बना लेगी, उसके अंदर फिर जो करेक्शंस आएंगी, फिर माना ये जा रहा है कि पैसा फ्लो करेगा बिटकॉइन में और क्रिप्टो में। उसकी वजह सिंपल है, क्योंकि जो लोग गोल्ड और सिल्वर की रैली को मिस कर गए, ठीक है, वो कहेंगे कि यार हमें तो आइडिया ही नहीं था कि गोल्ड और सिल्वर इतना बढ़ जाएंगे, अब हम वो गलती बिटकॉइन में नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग मी? सो दैट फोमो एंड दैट विल ड्राइव द प्राइस ऑफ बिटकॉइंस एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स। प्रॉब्ली मेरा ये थीसिस है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट दैट इज हाउ इन द पास्ट ऑल्सो वी हैव सीन कि सबसे पहले मनी सप्लाई बढ़ती है, M2 मनी सप्लाई बढ़ती है, जो कि आज की डेट में 212 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। तो M2 मनी सप्लाई बढ़ती है, फिर गोल्ड कैचअप करता है, क्योंकि जब M2 मनी सप्लाई बढ़ी तो मतलब जिस स्पीड से वो बढ़ रही है उसी स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गोल्ड जो है, बेसिकली इसको कहते हैं हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, ठीक है, हेज अगेंस्ट द मनी प्रिंटिंग। तो जिस रेट से मनी प्रिंटिंग होती है जनरली, गोल्ड उसी रेट से बढ़ता है। फिर गोल्ड कैचअप करता है, फिर सिल्वर कैचअप करता है। लेकिन सिल्वर की तो डिमांड इसलिए भी है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसकी, ठीक है, गोल्ड की इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं बढ़ी है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए सिल्वर और भी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और आपका जो बिटकॉइन है, वो ऑब्वियसली इन दोनों के बाद वो कैचअप करता है। लेकिन कब कैचअप करेगा, यू नेवर नो। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि तब करेगा कि जब गोल्ड और सिल्वर जो है वो सेटल डाउन होंगे, तब करेगा। काशी भाई, इस पर ही आगे बात करूंगा मैं आपसे। सिल्वर पर भी बात करनी है। सिल्वर तो मतलब आप देख लो ना, एकदम अनप्रेडिक्टेबल रहा, कहाँ से कहाँ चला गया किसी को पता नहीं चला इतने कम टाइम में। बट गोल्ड पर आप बताएं कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो ना, 7-8% एक दिन में बढ़ रहा है गोल्ड, 170 के पार चले गया। मतलब जिस हिसाब से चल रहा है तो लगता है 2 लाख भी मतलब इजीली क्रॉस कर जाएगा। सो जो रैली गोल्ड में चल रही है वो क्या आगे भी चलेगी? लोगों को अभी इस प्राइस पे गोल्ड लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर प्राइस क्रैश हो सकता है गोल्ड का, उसका वेट करें? यार बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कि गोल्ड गोल्ड की जो इस टाइम के जो रेट्स हैं, एक्चुअली जब गोल्ड $2000 पे गया था, $2000 पर आउंस, मैं इंटरनेशनल रेट्स की बात कर रहा हूँ, तो $2000 किसी ने सुना नहीं था, न सोचा था कि कभी गोल्ड $2000 आउंस पे जाएगा। फिर 2500, 3000 पे गया, 3.5 पे गया, 4 पे गया, $4500 पर आउंस पे गया। तो यार, एवरी टाइम पीपल मिस्ड द बस। लोगों को लगा कि यार पता नहीं अब ये करेक्शन लेगा, एंड उसके बाद वो रुका नहीं, और सेम सिनेरियो अभी देखने को मिल रहा है। मेरे आसपास बहुत सारे नेबर्स, मेरे दोस्त, वो कहते हैं अब तो लोग पागल ही होंगे। वो लोग अभी कुछ दिन पहले 1 लाख पे कह रहे थे, पागल होंगे लोग जो अब एंट्री ले रहे हैं। फिर 1.25 लाख का हुआ, वो पागल होंगे लोग जो अब एंट्री ले रहे हैं। कई लोगों ने बोला 1.5 लाख जब हुआ तो पागल ही होंगे, अब तो बिल्कुल ही पागल होंगे, वो 1.60 हो गया। सो
व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, मैं आपको एक थीसिस बताता हूँ। देखिए, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जो दुनिया में इन्वेस्टेबल मनी है, जो जैसे रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, ट्रेजरीज में, डिफरेंट और एसेट्स जो है, जो आर्ट है, ठीक है, ये अगर आप टोटल दुनिया का एसेट देख लो, ये करीब 850 से 900 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। मतलब जो दुनिया में जो जो टोटल पैसा है और जो अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टेड है, ठीक है, वो 800-900 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। जिसमें सबसे बड़ा रियल एस्टेट है, जैसे विच इज़ क्लोज टू 350-300 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। इस पूरे सिनेरियो में जो ये मनी इन्वेस्टेड है सब जगहों पे, ये क्यों इन्वेस्टेड है? ये इसलिए इन्वेस्टेड है कि जो कैश है, अगर कैश में आप मनी को रखोगे तो वो डीवैल्यू हो जाती है, ठीक है। इसलिए कैश को आप नहीं रखते हो, कैश को आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो दुनिया में ये जो इन्वेस्टमेंट एज अ थीसिस इज वर्थ 900 ट्रिलियन, ठीक है। इसमें गोल्ड स्टिल इतने बढ़ने के बाद भी कितना है? 35 ट्रिलियन, है ना। एंड सिल्वर इज हाउ मच? सिल्वर इज 5 to 6 ट्रिलियन, ठीक है। एंड बिटकॉइन इज हाउ मच? बिटकॉइन इज ओनली 1.5 ट्रिलियन, 1.5। सो इफ यू लुक एट दिस सिनेरियो कि यार अगर 900 ट्रिलियन छोड़ो यार, आप 500 ट्रिलियन पकड़ लो, 400 ट्रिलियन पकड़ लो, उसका थोड़ा सा भी, मतलब आप 2, 4, 5% money flows from one asset to a safe haven like gold and silver, then what will happen? ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब इसमें ये कहना कि गोल्ड अभी भी एक्सपेंसिव है, हाँ गोल्ड एक्सपेंसिव है व्हेन यू से कि 1,60,000 रुपए का एक तोला है तो गोल्ड महंगा है। ये तो इस तरीके से जब कहोगे तो गोल्ड महंगा है, लेकिन जब आप कहोगे कि पूरी दुनिया की इन्वेस्टेबल टोटल मार्केट के अंदर गोल्ड का कितना शेयर है, तो आप बोलोगे 35 ट्रिलियन, तो गोल्ड सस्ता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, वेन यू से एक्सपेंसिव है या चीप है, सो आप इस तरीके से देखो कि अगर आप उसको रुपए में तोल रहे हो ऐसे कि 1,60,000 रुपए का एक तोला है, तो हाँ गोल्ड महंगा हो गया है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखो कि गोल्ड के अंदर तो कुछ नहीं हुआ ना, कोई गोल्ड के अंदर कुछ चेंजेस हो गए, या गोल्ड के अंदर कोई नया कुछ ऐसा चीज आ गई कि अब जो गोल्ड आ रहा है उसके अंदर ना कुछ अलग सी चीजें चमक रही हैं, गोल्ड का ना रंग अपना, कुछ गोल्ड में कुछ नहीं हुआ। 5,000 साल पहले जो गोल्ड था वो गोल्ड आज भी वही है, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया। बेसिकली क्या हुआ है कि करेंसीज वीक हो गई हैं, गोल्ड वहीं का वहीं है, गोल्ड में कुछ बदलाव नहीं आया है। आपको ऐसे देखना चाहिए कि करेंसीज वीक हो गई हैं। आज एक मिडिल क्लास जब अपनी बेटी की शादी करता था तो गोल्ड का बजट रखता था 4 से 5 लाख रुपए, ठीक है। और बाकी खाना पीना और थोड़े बहुत अटरम शटरम कपड़े, एक मिडिल क्लास का, एक लड़की का, एक बेटी, अपनी बेटी की शादी का बजट 15 लाख रुपए होता था, 14 से 15 लाख रुपए, ठीक है। आज की डेट में ये जो 4-5 लाख का गोल्ड का बजट था, आज आप सोचो कि वो कितना बड़ा हो गया है। आर यू गेटिंग मी? मतलब जो पूरी शादी का बजट था वो अकेला गोल्ड का बजट हो गया है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि करेंसीज आर लूजिंग इट्स वैल्यू अगेंस्ट गोल्ड। इसको और मैं एक और एनालिसिस देता हूं कि गोल्ड इज चीप कैसे। गोल्ड के सामने हर चीज चीप हो गई है। कैसे? भाई एक समय में अगर 1 किलो गोल्ड के अंदर मारुति 800 आती थी, आज 1 किलो गोल्ड में रोल्स रॉयस आ रही है सपोज, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो गोल्ड के सामने हर चीज चीप हो रही है। और इस सालों से अगर आप देखोगे तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो सुबह गोल्ड के रेट में घुसना चाहता है और शाम को एग्जिट करना चाहता है, भाई उसके लिए तो ऑब्वियसली बड़ा रिस्की है इस टाइम। लेकिन जब हम गोल्ड के पैटर्न को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू देखते हैं, 5 साल की अवधि में देखते हैं, तो हो सकता है गोल्ड में 25-30% की करेक्शन आ जाए। पास्ट में देखा गया है ऐसी करेक्शन आ भी जाती हैं, गोल्ड में 40% भी आ सकती है still. But if you see it in a perspective of 5 years, 6 years, 7 years, and considering what is happening today in the world, जब
अमेरिका ने अपने पैर पे सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मारी रशिया के 300 बिलियन डॉलर फ्रीज करके। अयाज भाई, गेम तो यहीं से चेंज हुई है ना। गेम यहां से चेंज हुई कि दुनिया में यूएस की ट्रेजरी, यूएस के डॉलर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, स्मूथली चल रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की डेस्परेशन से एक गलती उसने करी। जो उसने रशिया का 300 बिलियन डॉलर फ्रीज किया ना, उसने बोला कि यूक्रेन के ऊपर लड़ाई जो तुम कर रहे हो, और यूक्रेन के साथ वॉर को रोको, वरना मैं तुम्हारे डॉलर जो है वो फ्रीज कर दूंगा, जो तुम्हारे पैसे मेरे यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो रशिया ने बोला मैं नहीं करूंगा। उसने कीबोर्ड के ऊपर सिर्फ 4 उंगलियां चलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेल ही तो डाली होगी ब्रसल में कि भैया इसके इसके 300 बिलियन डॉलर फ्रीज कर दो। तो रशिया के 300 बिलियन डॉलर फ्रीज कर दिए यार। वहां से दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि यार मैं जो अपने रिजर्व्स के अंदर यूएस ट्रेजरी भर भर के रख रहा था, यार ये तो मैं पागल था मैं तो। अच्छा, चाइना को भनक पहले लग गई थी, चाइना बहुत टाइम से यूएस डॉलर को डंप कर रहा था। लेकिन इस एपिसोड के बाद चाइना, इंडिया, पोलैंड, टर्की, ये जितने देश हैं, बाकी और छोटे छोटे देश हैं, वो इसको अकुमुलेट करने लगे गोल्ड को, और उसको यूएस ट्रेजरीज को डंप करने लगे। क्योंकि उनको ये दिख गया कि अगर हमने सारी की सारी यूएस ट्रेजरी को, अगर हमने अपने रिजर्व्स में भरा हुआ है, वो तो हमारे रिजर्व्स में रहने के बावजूद वो अमेरिका में बैठ के फ्रीज कर सकता है। मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। कनाडा। कनाडा, अयाज भाई, छोटा भाई था, आज भी है, बट अब सिचुएशन बदल गई। अमेरिका और कनाडा को ऐसे देखा जाता है जैसे, मतलब मुझे लगता है कि शायद दोनों दोनों को एक ही तरीके, एक ही कल्चर है, एक ही तरह का कल्चर है। वहाँ पे बॉर्डर पे लोग आसानी से सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सेम है। उनका बहुत स्ट्रांग एलाई है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 1960 में कनाडा के पास 1,000 टन गोल्ड होता था अयाज भाई। शांति से बैठे थे, काफी समृद्ध देश था, आज भी है। उसने क्या करा कि अपने भाई के, देखा कि भाई ने फियाट स्टैंडर्ड पे आ गया है, गोल्ड को डंप कर दिया है, और यूएस डॉलर को लेके आ गया है। उसने बोला कि अब जितना मर्जी मनी प्रिंट करूंगा, मेरी ट्रेजरी, मेरे बॉन्ड, मैं इस पे यील्ड भी दूंगा। और उसने कनाडा को बोला कि तुझे गोल्ड पे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता ना। तू मेरी ट्रेजरी रखेगा तो 5-5% यील्ड भी तो मिलेगी, गोल्ड पे यील्ड नहीं मिलती। समझ रहे हैं। तो उसने 1,000 टन बेच दिया अपना सारा उसने आज, उसके पास एक अंगूठी नहीं है कनाडा के पास, एक सोने की अंगूठी नहीं है। उसने सारा का सारा सोना बेच दिया। सोचिए कि उसके पास यूएस ट्रेजरीज उसने भर ली। आज सोचिए कि वही कनाडा को अमेरिका आंखें दिखा रहा है, जिसने जिसने उनके सिस्टम में भरोसा करके अपना सोना बेच दिया। अब ये सारी कंट्रीज देख रही हैं ड्रामा। अरे यार, ये क्या कर दिया हमने। तो गोल्ड को अचानक, गोल्ड को क्या हुआ है, गोल्ड को सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, गोल्ड को इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, गोल्ड को रिटेल बाय कर रहा है। गोल्ड, गोल्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एज अ स्ट्रेंथ जो है वो लोगों को समझ में भी आता है, क्योंकि फिजिकल है, हाथ में है, यू कैन फील इट। बिटकॉइन गोल्ड से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल कमोडिटी, स्केर्सिटी, पोर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेंसरशिप रेजिस्टेंट, वेरीफाइबिलिटी। It works, and it doesn't have any third party risk. It doesn't have a third party dependence. You can send it over an internet. मतलब अगर टोटल गोल्ड को 3 ओलंपिक साइज पूल के अंदर स्टोर कर सकते हो जितना दुनिया के ऊपर है, एंड सेम अमाउंट ऑफ बिटकॉइन कैन बी स्टोर्ड इन अ वॉलेट। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि, लेकिन लोगों को बिटकॉइन नहीं समझ में आता है क्योंकि नई चीज है। बट जिनको आ रहा है तो व्हील्स एक्यूमुलेट कर रही हैं। आप मुझे बताओ, माइक्रो स्ट्रेटेजी क्या बिटकॉइन को सेल कर रही है? आप मुझे बताओ कि बिटमाइन जो है वो इथेरियम को सेल कर रहा है? आप मुझे बताओ कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा जो हॉडलर है वो तो यूएस है, वहां की कंपनीज हैं। सो आई एम नॉट
through this podcast, Ayaz bhai, I'm not trying to tell कि what is better, Bitcoin is better, gold is better. You should इनफैक्ट जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, वो बिटकॉइन और गोल्ड का ही है। बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन अगर किसी ने रखा होता पिछले 2-3 सालों में, तो वो विनर था बेसिकली। कॉम्बिनेशन, व्हेन आई से बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर, एक लाइन में मैं बता रहा हूं कि स्टोर ऑफ वैल्यू जो कमोडिटीज हैं, दे आर द विनर्स। रोहित शर्मा, धोनी ने आके आपको ये जरूर बोला कि म्यूचुअल फंड सही है, बाय द वे सही भी है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि 3700 स्कीम्स में से सबसे अच्छा कौन सा है। ऑब्वियसली वो नहीं बता पाए। इधर क्या है कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को। जिसने भी गोल्ड, सिल्वर और यू नो बीटीसी या क्रिप्टो को अगर आज 4 साल पहले 2022 में या 21 में या 22 में एक्यूमुलेट किया होगा, तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू के नैरेटिव में आगे निकल गया। काशी भाई, आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स में कुछ नहीं पता कि कल क्या हो जाए, ट्रम्प क्या उठ के ट्वीट कर दें, तो गोल्ड के प्राइसेस क्या और भी बढ़ सकते हैं इस वजह से? क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि जो यूएस का जो डेट है, ठीक है, वो 39 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे उसका डेट है। यूएस का जो डेट है उसमें 30% डेट मेच्योरिटी पे आ रहा है। मेच्योरिटी इन द सेंस कि उसको डेट को पे करना है इस साल। और क्लोज टू 30% का मतलब ये कि 11 से 12 लाख का यूएस का जो डेट है वो मेच्योर हो रहा है। कोई भी अगर आपने बॉन्ड्स होते हैं या चीज़ें होती हैं, इनकी एक मेच्योरिटी डेट होती है। तो इस साल यूएस के अंदर दे हैव टू पे क्लोज टू 11 to 12 ट्रिलियन का डेट मेच्योर हो रहा है। अमेरिका के पास इतने पैसे तो है नहीं, तो डेट को दोबारा से रीफाइनेंस किया जाता है, मतलब कि दोबारा से उसको एक बॉन्ड्स इशू करके रीफाइनेंस किया जाता है। ठीक है। तो यूएस ये चाहता है कि जो जब वो डेट को रीफाइनेंस करे, मतलब दोबारा से लोन लोन होता नहीं, एक होम लोन, आपको फोन आता होगा, आपका एक लोन 8% पे चल रहा है सर, हमारे यहाँ से ले लीजिए सर 6% पे। तो सिमिलरली वो भी एक सस्ता लोन लेके महंगे वाले लोन को पे ऑफ कर देते हैं। दैट डजंट मीन कि प्रिंसिपल चला गया, लोन तो वहीं का वहीं रहता है। तो अमेरिका ये चाह रहा है कि जब वो 11-12 ट्रिलियन को पे ऑफ करे, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता हो। ठीक है। तो वो क्या चाह रहा है कि उसका इस टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2-2.5% के आसपास अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या 3% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, बट वो चाहता ही है कि 1% पे आ जाए। जब 1% पे उसे पैसा मिलेगा, तो वो महंगा जो पुराना लोन है उसको चुकता कर देगा सस्ते में। क्लियर हो गया? 1%, 1% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1% इंटरेस्ट रेट लाने के लिए जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है उसको बोलना पड़ेगा कि भाई रेट कट कर दे। जब फेडरल रिजर्व का चेयरमैन उसकी बात मान नहीं रहा है, तो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन जब उसकी बात नहीं मान रहा है, तो कह रहा है मैं इसे हटा दूंगा, मैं उसके ऊपर केस डाल दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो उसको उन दोनों की आपकी लड़ाई जग जाहिर है। लेकिन अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुल हो जाएगा अपना बंदा लाने में, क्योंकि जून में वो रिटायर हो रहा है। तो जैसे ही उसका अपना बंदा आएगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पे ले आएगा। अब 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो पावल है वो कह रहे हैं कि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि रेट कट कर दें, क्योंकि अभी जो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन अभी भी हमारे लेवल जो हम चाहते हैं उस पे नहीं आया है, और अभी भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो कोई खास नहीं आ रहा है। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं नहीं नहीं, सब कंट्रोल में, तुम इसको रेट कट को करो। वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वेनेजुएला पे अटैक हुआ है कि तेल, अगर हम कल को वॉर में जाते हैं तो हमें तेल पे हमें कंट्रोल चाहिए। तो वेनेजुएला पे अटैक इसलिए हुआ कि हमारे तेल की सप्लाईज पे कंट्रोल आ जाए, ताकि तेल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है इन्फ्लेशन में। एक बार ही वेनेजुएला जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जो जखीरा वहीं पे है, वहां उसने जब कंट्रोल कर लिया, तो उसके यहाँ तेल के दाम अपने ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो वही सारी चीजें जो कर रहा है, वेनेजुएला पे कर रहा है या और जगह पे कर रहा है, उसका ये पर्पस टैरिफ्स, राइट? टैरिफ्स लगा के लोगों को लग रहा था कि वहां महंगाई आएगी, लेकिन टैरिफ से उसने कमाई करी। ठीक है। टैरिफ से कमा के लोगों के अकाउंट में पैसे डालने की के चक्कर में है वो। ये सारे काम उसको मिड टर्म से पहले करने हैं।
डेट रिफाइनेंसिंग 1% इंटरेस्ट रेट पे लाना, मिड टर्म में इलेक्शंस है नवंबर में। तो ये सारी चीजें वो चाह रहा है कि मिड टर्म से पहले पहले कर दे, मिड टर्म के बाद उसे सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस में अगर डेमोक्रेट ज्यादा आ गए और अगर उसकी इक्वेशन बिगड़ गई तो फिर उसके ये बिल्स पास नहीं होंगे जो ये प्रपोज करेगा वो। तो यही कारण है कि अभी आप जो सिनेरियोज नवंबर से पहले पहले आप ताबड़तोड़ देखोगे, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप अगर इंटरेस्ट रेट को 1% पे ले आया तो होगा क्या, वो डोनाल्ड ट्रंप मनी प्रिंटिंग करेगा। अगर उसने मनी जब 1% पे आने का मतलब है कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी जैसी मार्केट में बढ़ेगी तो आप सोच सकते हो गोल्ड सिल्वर और स्टॉक्स और बिटकॉइन कहाँ जाएंगे। तो अभी भी सिनेरियो, अच्छा मान लेते हैं कि ये तो हो गया आइडियल सिनेरियो। एक सिनेरियो ये है कि रेट नहीं कट हुए, रेट वहीं के वहीं रहे या बढ़ गए, या सपोज वहीं के वहीं रहे, तो भी उस सिनेरियो में क्या होगा कि जब अगर उसने रेट कट नहीं करे तो फिर जो मार्केट के अंदर जो स्टॉक मार्केट्स हैं, रियल एस्टेट मार्केट्स हैं, ये बैठ जाएंगी। ठीक है। तो दोनों सिनेरियो में मरता क्या ना करता, अगर इधर स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट को बचाना है और डेट रीफाइनेंसिंग करनी है तो रेट कट करने पड़ेंगे। उधर रेट कट करे तो सारे जो एसेट्स हैं वो बलून की तरह फूल जाएंगे फिर से। ऐसे सिनेरियो में जब आदमी को क्लैरिटी ना हो, कि डर भी लग रहा है और लेकिन फिर भी ये समझ में आ गया कि ठीक है यार, आज हो सकता है कि महंगा है एसेट, गोल्ड महंगा है, सिल्वर महंगा है, बट यार मेरा तो ये टेक है ही नहीं, मैं तो ट्रेडर हूं ही नहीं कि आज सुबह जाऊंगा शाम को निकल जाऊंगा। मैं अगर लंबी उसके लिए सोच रहा हूं तो मैं फिर हर करेक्शन पे मैं एंट्री लूंगा। आपको लगता है कि अभी नहीं, पंप बहुत हो गया है, 10% की कभी बीच में करेक्शन आती है, 15% की, 20% की, टेक एन एंट्री में भी, एंड डोंट गो ऑल इन। एक एसआईपी भी एक चीज होती है जिसके अंदर आप मार्केट्स को ट्रैक करते हो, जब जब उनमें अगर इस टाइम पे मार्केट बहुत बड़ी है तो आप उसके लोअर एंड पे आप करेक्शंस पे आप एंट्री लेते हो, एंड देन यू बिल्ड योर एसेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आप एकदम तो अगर आज, मैं भी आपको मना करूंगा कि आप कूद जाओ। इनफैक्ट आप, कई लोग अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी बंद करके गोल्ड में घुसने की कोशिश करेंगे, वो भी लॉस में जा सकते हैं मैसिव, क्योंकि ना तो वो तुम्हारे उपाय सनम वो है नहीं कि, ना ना वो घर का रहा ना खा ठीक है। तो सो बेसिकली क्या है कि यू नीड टू कंप्लीट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एडमिट कि यार बड़े बड़े फंड मैनेजर से मिस हो गई गोल्ड और सिल्वर की रैली। आप आपको बेसिकली जब किसी ने, आपने भी तो अब सीखना शुरू करा ना। आपके घर में गोल्ड और सिल्वर को आप देखते थे एक मेटल के रूप में, आप उसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह नहीं देखते थे, यार प्लीज इसको एडमिट कर लो। और गोल्ड और सिल्वर ने बहुत लोगों को इंक्लूडिंग मी स्टूपिड फील कराया, एंड विच इज ओके। हम जिंदगी में सीखते तो हार्ड वे से ही है ना। आज गोल्ड और सिल्वर ने हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, क्यों हमारे बुजुर्ग इसकी इंपॉर्टेंस बताते थे। आई थिंक दैट, एंड वी हैव बिकम हम्बल एक्चुअली थोड़ा सा। मैं तो कहता हूँ कि ह्यूमिलिटी में तो फायदा ही होता है, नुकसान तो है नहीं। कश्मीर में हमने बिटकॉइन डिस्कस कर लिया, ट्रम्प के मूव्स डिस्कस कर लिए, गोल्ड पर भी आपने अपनी ओपिनियन दे दी। अब सिल्वर के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ चला गया, मतलब 1.5 लाख से सीधे 4 लाख पार, मतलब पता ही नहीं चला। टेक फर्म्स मतलब इवन दो एक्वायर कर रही हैं सिल्वर्स, दैट्स ओके, बट एक बार आपसे बात हुई थी तब आपने ये कहा था कि सिल्वर अबंडेंस में हमारे पास आ सकता है, हम निकाल सकते हैं, बट गोल्ड इज़ रेयर। पर फिर भी सिल्वर कैसे ज़्यादा रैली कर गया गोल्ड से? बिल्कुल। सिल्वर, देखो, जिस हिसाब से सिल्वर की जो डिमांड है, ठीक है, सिल्वर जो है वो मैसिव लेवल पे चाइना ने अपने जो जो रेगुलेशंस लेके आया है कि वहाँ से वो चाइनीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते सिल्वर। उसने सिल्वर की सप्लाई पे एक तरीके से होल्ड करने की कोशिश करी है। कई इंस्टीट्यूशंस, अगर आप सिल्वर को रिटेल भी लेने जा रहे हैं बाजार में तो उसे प्रीमियम पे मिल रहा है। उसे ओरिजिनल प्राइस पे नहीं मिल रहा जो प्राइस आप इस पे देखते हो इंटरनेट पे। ग्राउंड पे जाओगे तो आपको रेट अलग दिखेगा। तो ऑब्वियसली सिल्वर की काफ़ी होर्डिंग हो गई और सप्लाई पीछे से इतनी है नहीं, ठीक है। और सिल्वर की डिमांड जो है वो रिटेल के अलावा काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में और इसमें सब में बढ़ी है। बट फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिल्वर की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, और फास्टर देन गोल्ड, ठीक है। और हमने पास्ट में सिल्वर में बहुत मेजर मेजर करेक्शंस देखी हैं, ठीक है। सिल्वर इज सिल्वर कैन, सो एक एक ना एक रेशियो होती है जिसका नाम होता है स्टॉक टू फ्लो रेशियो।
हमने पहले भी डिस्कस करी है। गोल्ड की और सिल्वर की स्टॉक टू फ्लो रेशियो डिस्कस करते हैं। गोल्ड का जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो होता है वो है करीब 66 to 70 के आसपास, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है अभी, 66 से 70। और सिल्वर का मुझे कंफर्म है कि 22 के आसपास है स्टॉक टू फ्लो रेशियो। अब आप बोलोगे ये क्या मुसीबत है, व्हाट इज स्टॉक टू फ्लो रेशियो? स्टॉक टू फ्लो रेशियो सिंपल है। ये बताती है कि कोई भी पर्टिकुलर मेटल, उसकी जितनी कितनी सप्लाई जमीन के ऊपर है, ठीक है, ये देखा जाता है। और डिवाइड किया जाता है कि उसका एनुअल प्रोडक्शन क्या है, मतलब एनुअली कितना प्रोड्यूस होता है। सिंपल फॉर्मूला है, टोटल सप्लाई जो जमीन के ऊपर आ चुकी है डिवाइडेड बाय एनुअल प्रोडक्शन कितना होता है। जब हम उसको गोल्ड का हम जब डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 66 to 70, और सिल्वर का आता है करीब 22। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एग्जिस्टिंग सप्लाई को गोल्ड की डबल करना है, जितना जमीन के ऊपर है इतना ही और निकालना है, तो हमें 66 साल लगेंगे। और अगर हमें सिल्वर की सप्लाई को डबल करना है तो हमें 22 साल लगेंगे। तो ज्यादा देर किस में लग रही है? तो इसका मतलब गोल्ड ज्यादा मुश्किल है निकालना, सिल्वर आसान है। ठीक है, और सिल्वर सिल्वर तो वैसे भी बाय प्रोडक्ट होता है। जो आप और मेटल्स निकालते हो जिंक वगैरह, तो उसके साथ में निकलता है। तो बट ऑन अ ग्राउंड लेवल हिस्ट्री सजेस्ट दैट इट इज मोर इजियर टू टेक आउट सिल्वर देन गोल्ड। सो अभी जो ये करंट रेट बढ़े हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या पूरी दुनिया में इस टाइम सिल्वर की माइनिंग में बढ़ोतरी हो रही होगी या कमी आ रही होगी? क्यों बढ़ रहे होंगे? क्योंकि जो माइनर होगा वो कह रहा होगा वाओ, दिस इज द टाइम टू माइन, दिस इज द टाइम टू माइन। इनफैक्ट जो गोल्ड की माइनिंग कर रहा होगा, ठीक है, या और मेटल्स की माइनिंग कर रहा होगा, वो कह रहा होगा भाई छोड़ो इधर, जितना मैं मेहनत निकालने में कर रहा हूं सोने की, लेट मी गेट इनटू सिल्वर माइनिंग। सो अभी सिल्वर का रेट तो अभी बढ़ा है ना। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट सीइंग न्यू कंट्रीज विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सिल्वर, new countries will start exporting silver. In fact, India might start exporting, maybe some African countries might। तो आपको न्यूज आना शुरू हो जाएगी कि सिल्वर अचानक उसकी सप्लाई है स्टार्टेड टू इंक्रीज, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि इट इज हैपनिंग टुमारो, बट सिंपल फॉर्मूला जो मुझे ये बताता है, मेरे को इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो मुझे आज फाइनेंस में मुझे ये पता लग गया है कि कोई भी एसेट जो रातों रात प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी सप्लाई हो, वो एसेट सुपीरियर है देन द एसेट दैट कैन बी प्रोड्यूस ओवरनाइट, लाइक डायमंड्स। कितने ही आपको एड में वो सेल कर दे, डायमंड्स आर फॉर एवर, डायमंड्स आर फॉर एवर, आपको इस तरीके से वो आपको सेल करते हैं। लेकिन डायमंड बढ़ता क्यों नहीं रेट में? क्योंकि डायमंड की सप्लाई बढ़ाना इज सो डैम इजी कि अब आपको आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल डायमंड्स मिलने लग गए हैं। हाँ, सो दिस इज व्हाट इट इज यार। तो डायमंड की इसीलिए सप्लाई जो है वो आप देखते हो उसके एसिड बढ़ाई जा सकती है। थैंक्स कश्यप भाई, आपने इन डिटेल समझाया कि गोल्ड कैसे बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, सिल्वर क्यों इतना शूट कर गया है, एंड आपका कहना है कि बिटकॉइन की भी बारी आएगी, वो भी रैली करेगा। आज बड़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही आपके साथ। अपनी बात को मतलब आज यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।